करते हैं अपन। ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन कल पढ़ा था। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें अपने आप ही कोई न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप ही, कुछ आपको नहीं करना पड़ता। ठीक है। और इस प्रोसेस में जब कन्वर्ट होता है एक से दूसरे न्यूक्लियस में वो, तो कुछ साथ में पार्टिकल्स इमिट होते हैं जिनको अपन रेडिएशंस बोलते थे, जिन्हें हम अल्फा बीटा गामा में अपन क्लासिफाई करते थे। इन अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी। अब आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस। तो रेडियो एक्टिव प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं विद अल्फा डीके। अब माधव बोल रहा बिगिनर बॉक्स डिस्कशन। हाँ, मैंने आपको बिगिनर बॉक्स भी होमवर्क में दिया था, तो जल्दी से बिगिनर बॉक्स से कोई डाउट हो तो बता दीजिए। पहले वो काम करके कंप्लीट करते, फिर नहीं तो थ्योरी पढ़ते पढ़ते वो रह जाता है। तो बिगिनर बॉक्स 6 के आपके सारे डाउट निकालो जल्दी से। एक मेरे पास आया अभी 7। और भी किसी का कोई डाउट हो बिगिनर बॉक्स 6 का तो जल्दी से निकाल लीजिए। एक आया 7। Pre U-238 nuclei kept in train emit alpha particles. When the train is stationary and uranium nucleus decays, a passenger measures that separation between alpha particle and the recoil nucleus becomes x in time t after the decay. If decay takes place when the train is moving at a uniform speed v, the distance between alpha particle and the recoiling nucleus at that time t after the decay as measured by passenger will be. तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली डाउट जो है वो होना नहीं चाहिए। वो आपका रिलेटिव मोशन अगर आपको आता है तो अच्छे से आ जाएगा। न्यूक्लियाई और रिकॉइल न्यूक्लियाई और जो न्यूक्लियस दूसरा जा रहा था, इनके बीच की सेपरेशन की आपको डिस्टेंस पूछी है ना। सो वो तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। इनकी आपस की रिलेटिव वेलोसिटी, ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है, वो तो सेम ही आएगी। तो समझे बात? ट्रेन मोशन में है या नहीं है तो सेम ही आना चाहिए। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा कि आंसर इज सेम। ठीक, और कोई डाउट पूरे बिगिनर बॉक्स में? और कोई डाउट? ये फोर्सेस के थर्ड फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब आ गए। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में कुछ कंपैरिजन कर रहे थे। चलो बहुत ही बढ़िया, है ना। तो बिगिनर बॉक्स फिर कंप्लीट अपना अच्छे से। ठीक है, तो बिगिनर बॉक्स कंप्लीट। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अल्फा डीके। तो नेक्स्ट लिखिए अल्फा डीके। अब अपन डिफरेंट टाइप की रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस समझेंगे। तो उसमें हमें 5 प्रोसेसेस समझना है बेसिकली। अल्फा डीके, बीटा डीके। बीटा डीके जब मैं सिर्फ बीटा डीके बोलता हूँ इसका मतलब बीटा माइनस डीके होता है। तो बीटा माइनस डीके, फिर गामा डीके, बीटा प्लस डीके और के कैप्चर। ये 5 रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस है, इनको अपन समझेंगे। इसमें से अल्फा डीके और बीटा डीके को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा समझने में। बाकी तीनों बहुत इजी है। बाकी तीनों में ज्यादा डेप्थ में अपन को जाना नहीं है, ज्यादा चीजें को समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्फा डीके और बीटा डीके में थोड़ा कुछ एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेंगे। चलो क्या क्या पढ़ना है हमको समझ में आया? वी विल लर्न अबाउट द 5 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस। ठीक है, अल्फा डीके, बीटा डीके। बीटा में 2 तरह के डीके होते हैं, बीटा माइनस, बीटा प्लस, गामा डीके और के कैप्चर। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्फा डीके। ठीक है, अल्फा डीके। In alpha decay process, an unstable nuclei with atomic number let's say Z, mass number let's say A, spontaneously converts into another nuclei and emits an alpha particle. अपने आप ही, मतलब कि एक अपने आप ही एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया और अल्फा पार्टिकल को इमिट कर दिया। क्यों होता है ऐसा? मास नंबर, एटॉमिक नंबर एडजस्ट करने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व था उसके अंदर स्टेबल रीजन में आने के लिए, है ना। तो इस तरह से अल्फा डीके के बाद क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई जो बने हैं, जैसे वाई जो बना है जिसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं अपन, इस एक्स को कई बार अपन पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं। दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई, दिस इज डॉटर न्यूक्लियाई। और ये साथ में जो पार्टिकल इमिट हुआ है ये दोनों ज्यादा स्टेबल है, सिस्टम में स्टेबिलिटी गेन हुई है, इसलिए ऐसा हो गया, अपने आप ही ऐसा हो गया। अब स्टेबिलिटी गेन हुई है, डेफिनेटली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट्स की, तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है,
पहले टाइप के क्वेश्चन तो यही आते हैं कि एनर्जी कितनी रिलीज होगी, आपसे एनर्जी पूछ लेते हैं। तो वो तो अपन ने पहले भी तो पढ़े हैं, क्यू वैल्यू किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की कैसे निकालते हैं। अगर क्यू वैल्यू निकालना है तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स, न्यूक्लियाई का मास लेंगे अपन, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट बाय न्यूक्लियाई का मास, और हीलियम न्यूक्लियाई का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये अपन को न्यूक्लियाई के मास लेना चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन लगाना चाहिए मुझको, मैं काम करता हूँ माइनस कॉमन लेके ऐसा लिख देता हूँ, ये हमें न्यूक्लियस के मास लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन कई बार हमको है ना एटॉमिक मासेस दिए जाते हैं, अगर एटॉमिक मास दिए जाए तो भी मुझे लगता है कि अपन ये डिफरेंस ले सकते हैं। अगर मुझे एक्स का, वाई का और हीलियम का अगर मुझे एटॉमिक मास दिया है तो भी ये डिफरेंस ले सकते हैं, बाय बिकॉज एक्स में जेड इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों में भी देखो कंबाइन करके जेड ही तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस भी एक्चुअली है ना। तो अगर मुझे न्यूक्लियर मास ना देके वो एटॉमिक मास दे दे तो भी ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, हम यहाँ एटॉमिक मास लेके भी अपन मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बताइए। चलो वेरी गुड, है ना। अब कई बार पहले एक टाइप के क्वेश्चन तो आते हैं क्यू वैल्यू निकालना, तो क्यू वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये क्यू वैल्यू जाती कहाँ है, हाउ दिस क्यू वैल्यू इज प्रोड्यूस्ड? एक्चुअली क्यू वैल्यू इज एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ दिस डॉटर न्यूक्लियस। बाय जो डॉटर न्यूक्लियस बना है, हीलियम जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ है, अल्फा पार्टिकल जो इमिट हुआ है, इनके एनर्जी के फॉर्म में जाती है। ठीक है, हम एक चीज मान ले, चलो मान लेते हैं कि x पहले रेस्ट पे था, लेट x वाज एट रेस्ट, मैंने मान लिया। ठीक है, अब उससे ज्यादा अपन उसका वेलोसिटी वगैरह देने का डिस्टेंस नहीं देखेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर। तो मान लो हमारा x न्यूक्लियस था जो रेस्ट में था, अचानक क्या हुआ, ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, डॉटर न्यूक्लियस y में कन्वर्ट हुआ और हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। साथ में इन दोनों की, अब क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होती है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होना चाहिए, या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जो क्यू वैल्यू है दोनों में? क्या कंडीशंस अपन लगा सकते हैं यहाँ? मैक्सिमम हीलियम के पास जाएगी, रचित बोल रहा है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, यस, है ना। करेक्ट आंसर इज मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बोला ना रेस्ट पे था, तो एक रेस्ट का न्यूक्लियस है, अचानक से दो प्रोड्यूस हुए, मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, दोनों मूव कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व करके मूव करेंगे। तो a -4 ये था इसका मास नंबर, उसी के प्रोपोर्शनल इसका मास होगा। बाय न्यूक्लियस का मास लगभग लगभग अगर मैं देखूं तो a -4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ये मैंने मास ऑफ प्रोटॉन लिया, हीलियम का मास लगभग लगभग 4m होगा, मास ऑफ प्रोटॉन का 4 गुना होगा, करेक्ट है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से इनका अपन रिलेशन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल या He, वो देखूं मैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लिखेंगे मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में √2m/ke, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इधर लिख देंगे a-4 इनटू उसकी काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy of daughter nuclei, that should equal to √2m ke, momentum is √2m ke, mass here is 4m और kinetic energy of He। चलो, तो ये √2m के मैंने मोमेंटम की वैल्यू लिखी है और दोनों को इक्वेट कर दिया, जो दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ से हमको रूट हटा दो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मिल रहा है, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियई हमारा a-4/4 दिख रहा है क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियई He अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियई, दिस इज a-4/4। कुछ बच्चे मुझे स्क्वायर रूट वगैरह का कुछ बोल रहे थे, स्क्वायर वगैरह नहीं आ रहा है बेटा, है ना, ध्यान से देखो। क्लियर? अब A जो होता है, जिन भी न्यूक्लियर के लिए अल्फा डीके प्रोसेस होती है वो जनरली 200 से बड़ा होता है, जिन भी न्यूक्लियर के लिए प्रोसेस होती है उनका 200 से बड़ा A होता है ना। अल्फा डीके जिनमें भी होता है उनका मास नंबर 200 से बड़ा होता है। तो ये a-4, दिस मस्ट बी वेरी लार्ज नंबर कंपेयर टू 4, 4 के कंपेयर में ये तो बहुत लार्ज नंबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज वेरी हाई,
देन डॉटर न्यूक्लियस। तो यहां से हमें एक चीज और समझ में आ गई, अब एस a minus 4 is very very large than 4, this implies that kinetic energy of daughter alpha is very very large than kinetic energy of daughter nuclei। मतलब ऑलमोस्ट सारी ही काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेके जाता है ऑलमोस्ट। हमें हमें इनका रेशो पता है और हमें ये भी पता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू तो होना चाहिए, जो क्यू वैल्यू थी वो इनकी काइनेटिक एनर्जी में तो जाएगी। I know the sum of kinetic energy, I know the ratio of kinetic energy, so I can find the kinetic energy। So now kinetic energy of alpha वो अगर निकालोगे तो हो जाती है a minus 4 upon a into q वैल्यू, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अगर मैं y निकालूं डॉटर न्यूक्लियस तो 4 अपॉन a into q। ये अलग अलग दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। कैसे निकाली भाई? दो नंबर का रेशो पता है मुझे, उन दोनों का सम पता है, तो दोनों को आसानी से लिख सकते हैं, सिंपल मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि a से अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस 4 बाय बहुत छोटा होगा, है ना। तो लगभग लगभग सारी की वैल्यू अल्फा को मिल गई, लगभग लगभग सारी की वैल्यू अल्फा को मिल गई। अगर मैं अल्फा की काइनेटिक एनर्जी देख लूं तो मुझे पता चल जाएगा रिएक्शन में कितनी की वैल्यू निकलेगी। क्लियर? ठीक है, चलो अब एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें दोनों की काइनेटिक एनर्जीज कंपेयर करवा लेते हैं आपसे। मैंने शुरू का क्वेश्चन बताया जिसमें क्यू वैल्यू निकलवा लेते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्यू वैल्यू पूछ लेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि सबके मासेस दे दिए, पूछ लेंगे कि अल्फा की और डॉटर न्यूक्लियर की काइनेटिक एनर्जीज क्या होगी। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आपको अल्फा की या डॉटर न्यूक्लियर की काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी और क्यू वैल्यू पूछ ली। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बन पा रहे हैं? यहाँ मैं आपको काइनेटिक एनर्जी देकर क्यू वैल्यू भी तो पूछ सकता हूँ, है ना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देके मैं क्यू वैल्यू का यूज करवा के मैं किसी का मास अननोन देके वो भी पूछ सकता हूँ। मैंने आपको जैसे डॉटर न्यूक्लियर की काइनेटिक एनर्जी दे दी, ठीक है, और मैंने यहाँ पर सबके मासेस दे दिए, ये एक्स का मास नहीं दिया, तो आपने क्यू वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का यूज करके फाइंड कर ली और फिर यहाँ से मास फाइंड करा। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो सर फिर से अभी जो बोले मैं फिर से बोल देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी आपको मैंने क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन, ये आपको पता है तो आप क्यू वैल्यू ढूंढ सकते हो। किसी एक की काइनेटिक एनर्जी पता हो और मास नंबर ए पता हो तो आप क्यू वैल्यू ढूंढ सकते हो। अगर आपने क्यू वैल्यू निकाल ली तो क्यू वैल्यू को यहाँ यूज करके अगर इनमें से कोई अननोन है, लाइक जैसे मैंने पेरेंट न्यूक्लियर का मास ही नहीं दिया मान लो आपको, तो वो निकाल सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ काफी बन सकते हैं। एक और तरह का क्वेश्चन बन सकता है, मैंने दोनों की काइनेटिक एनर्जी दे दी, दोनों की, और मास नंबर पूछ लिया। दोनों की काइनेटिक एनर्जी देने से उनका जो रेशियो होना चाहिए वो a-4/4 होना चाहिए, तो आप मास नंबर ढूंढ के बता सकते हो। समझ में आ रही बात? यहाँ से मास नंबर भी पता चल जाएगा, है ना। तो ये मैं सब आपको है ना, अब इन सबको क्वेश्चन बना के देना बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, उससे अच्छा तो ऐसे ही समझ लिया अपन ने कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन पा रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बना के दो, उससे अच्छा बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो सब तरह के क्वेश्चन अपन देख रहे कि हम कर सकते हैं। चलो यहां तक का अपना डिस्कशन क्लियर, आगे बढ़ते। अब हमने यहाँ ये समझा कि जो भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू है वो ऑलमोस्ट अल्फा को मिलनी चाहिए, है ना, ये समझा अपन ने। ये समझते से हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, हमने तो देखा था कि अल्फा डीके प्रोसेस के बाद जो अल्फा रेज निकलती है उनकी काइनेटिक एनर्जीज तो डिस्क्रीट वैल्यूज की होती है, वो ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल एनर्जीज के अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, मल्टीपल एनर्जीज के अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, मोर देन वन एनर्जी के अल्फा पार्टिकल निकलते हैं अल्फा पार्टिकल के सोर्सेस में से। हमने ऑब्जर्व करा था कि पिछली क्लास में। अंशुल पूछ रहा है सर वो काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड बाय ए क्यू क्या? अंशुल कहा की बात आप क्या बोल रहे हो? ये इक्वेशन कैसे है ये पूछ रहे हो क्या? अंशुल ये मैंने कैसे लिखा ये पूछ रहे हो क्या? ऊपर वाला कौन सा है, ये कि ये इक्वेशन? आप ये पूछ रहे हो? तो ये मैं रेशो प्रोपोर्शन से ला रहा हूं ना। अरे यार देखो,
दो पार्टिकल्स, दो नंबर का रेशो पता। अब देखो ये चीज अपन को कई बार लगती है यार, ये चीज है ना हमेशा दिमाग में बिठा लो आप अच्छे से, ठीक है। आप ये मत देखो कि मैं काइनेटिक एनर्जी का रेशो ले रहा हूँ, मेरे पास दो नंबर का रेशो है। आई हैव रेशो ऑफ टू नंबर एंड सम ऑफ दिस टू नंबर। दो नंबर का मुझे सम पता है और दो नंबर का रेशो पता है। जब भी ऐसा हो आपके पास कि यू हैव रेशो ऑफ टू नंबर एंड सम ऑफ टू नंबर, और आपको इंडिविजुअली वो नंबर निकालना हो, आपको पता करना है ये दोनों क्या है, तो कैसे करेंगे? जो इनका सम है इसको इस रेशो के सम से डिवाइड करो, जो इनका सम है उसको रेशो के सम से डिवाइड करो। तो रेशो का सम क्या आएगा? a माइनस फोर अपॉन फोर। इसका सम क्या आएगा? a आएगा ना। तो q को a से डिवाइड करो। अब अल्फा की काइनेटिक एनर्जी a माइनस फोर के प्रोपोर्शनल है, तो इंटू a माइनस फोर कर दो, तो a माइनस फोर इंटू क्यूब आए। और डॉटर न्यूक्लियर की काइनेटिक एनर्जी फोर के प्रोपोर्शनल थी, तो फोर इंटू क्यूब आए, है ना। जस्ट लाइक कि मैंने एक याद करो पैरेलल में जब करंट डिवाइड होता है तब भी तो यही करते हैं ना, कंपोनेंट डिविडेंड टाइप कुछ कर दिया, ठीक। चलो वेरी गुड। अब हमेशा ये याद रखना, मतलब ये फिजिक्स में कई बार जरूरत पड़ती है और हमें ना वो काइनेटिक एनर्जी नाम सुन के थोड़ा अजीब लगने लगता है। आप ये देखो बस कि दो नंबर का रेशो पता है, दो नंबर का सम पता है, वो दोनों नंबर ढूंढना है, तो आसान है वो ढूंढना। नंबर सोच के देखोगे तो आपको इजी लगेगा। चलो अब ये बताओ कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं वो तो सिंगल काइनेटिक एनर्जी के इमिट होते ही नहीं है, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी के निकलते हैं। कोई बात नहीं अंशुल, ऐसा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है, अपन सीख रहे हैं। ये बात समझो कि अल्फा पार्टिकल जो निकलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के निकलते थे, याद आ रहा है क्या पिछली क्लास में, है ना। अल्फा पार्टिकल अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकलते हैं। चलो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि लगभग लगभग सारी क्यू वैल्यू, ऑलमोस्ट सारी क्यू वैल्यू अल्फा को मिलनी चाहिए। तो जितना रिएक्शन की क्यू वैल्यू होगी वो सारी अल्फा को मिल रही है, तो अल्फा की अलग अलग टाइप की काइनेटिक एनर्जी क्यों आ रही थी? अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सही बात है, ठीक है। रशीद बोल रहा है कभी एनर्जी बैरियर के बीच वाली टनल ऊपर बनती होगी कभी नीचे, तो कोई पार्टिकल हाई एनर्जी से एस्केप करता है तो कोई दूसरी। नहीं रशीद, रिएक्शन में भाई टनल वगैरह कहीं भी बन रही हो जो भी है, वो जो भी इनिशियल सिस्टम्स की एनर्जी फाइनल एनर्जी उसके डिफरेंस की तो क्यू वैल्यू होगी, है ना। क्यू वैल्यू तो हमेशा फिक्स होती है ना। हाँ, नहीं सीमा, श्रीराम ये गलत है, सीमा गर्ग सॉरी। बहुत इजी इसका रीजन है, मतलब आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। आप थोड़ा टनल इफेक्ट वगैरह बताने लग जाए मेरे को तो वैसा कुछ नहीं है। और इनफैक्ट आपको तो बस ये टनल इफेक्ट का नाम बस पता होना चाहिए, क्या है क्या है क्या नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको जेई मेंस के अलावा एडवांस में तो कोई पूछेगा भी नहीं कि हाउ अल्फा इज एक्सप्लेन, अल्फा इमिशन इज एक्सप्लेन, तो कोई नहीं पूछता है। कुछ और? सर मोमेंटम कंजर्वेशन हर बार एग्जैक्टली वैलिड नहीं होगा। अरे ईशान ऐसा थोड़ी होता कभी, भाई जो बेसिक अपने लॉज है कंजर्वेशन के वो तो हमेशा फॉलो होते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये सब हमेशा फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो नहीं होगा। कोलिजन्स आर पॉसिबल, नहीं वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस अपने ना इंडिविजुअल न्यूक्लियाई को भी देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शंस का वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोलिजन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। और कोलिजन होता तो डिस्क्रीट अल्फा की काइनेटिक एनर्जी क्यों आती? हमें रैंडम काइनेटिक एनर्जी मिलती फिर तो अल्फा की, एक जीरो से मैक्सिमम तक सब तरह के अल्फा पार्टिकल मिलते हैं, कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, हमने जो अप्रोक्सीमेशन लिया उसके कारण भी नहीं सर, एक से ज्यादा अल्फा पार्टिकल भी निकल सकते हैं, नहीं रचित, एक से ज्यादा अल्फा पार्टिकल नहीं है, क्यू वैल्यू वेरिएबल भी नहीं है। चलो इसका सही रीजन ये होता है कि जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस है ना, डॉटर न्यूक्लियस कभी कभी वो एक्साइटेड स्टेट में जनरेट हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जनरेट हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट जैसे एटम्स की एनर्जी लेवल्स होते हैं, अपने लास्ट क्लास में थोड़ा आइडिया शायद समझा था ये, कि एटम्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। कोई न्यूक्लियस भी हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है, और जब वहां से वो वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस की एनर्जी का फोटोन प्रोड्यूस होगा। बात समझे, एनर्जी डिफरेंस के एनर्जी का फोटोन प्रोड्यूस होगा। तो दिस डॉटर न्यूक्लियस समटाइम्स
इज जनरेटेड इन एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में जनरेट होता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, ये डॉटर न्यूक्लियस जब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है Z-2 A-4, तो एक फोटोन निकलता है। वो फोटोन को मैं गामा लिख दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैंने गामा लिख दिया है और फोटोन, ठीक है। तो सारी क्यू वैल्यू कभी कभी है ना, कुछ क्यू वैल्यू इसके पास रह जाती है, कुछ एनर्जी जो प्रोड्यूस होने वाली थी वो डॉटर न्यूक्लियर के पास रह जाती है, और डॉटर न्यूक्लियर जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में रिलीज करता है। तो एक्चुअली यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ी हो रही थी कि क्यू वैल्यू 100% दोनों को नहीं मिल रही है, क्यू वैल्यू का कुछ पोर्शन कभी कभी गामा को मिल सकता है। हमेशा जरूरी नहीं कि हर न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद एवरी टाइम डॉटर न्यूक्लियर इज प्रोड्यूस वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में हो, इट इज नॉट ऑलवेज। कभी हो सकता है वो ग्राउंड स्टेट में भी जनरेट हो तो सारी क्यू वैल्यू दोनों को मिल रही हो, कभी हो सकता है कि फोटोन प्रोड्यूस हो रहा हो साथ में, इसलिए क्यू वैल्यू का कम पोर्शन दोनों को मिल रहा हो। अच्छा, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, तो एग्जैक्टली सेम टाइप की ही एनर्जी सब्ट्रैक्ट तो क्यू में से और दोनों को मिले ये भी जरूरी नहीं है। गामा पार्टिकल अलग अलग तरह की एनर्जी के प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ गामा माइनस करना पड़ेगा क्यू में से, क्यू माइनस एनर्जी ऑफ गामा, ये दोनों को मिलेगी। तो सही यहाँ पर रिलेशन जो मुझे लिखना चाहिए क्यू माइनस एनर्जी ऑफ गामा लिखना चाहिए, बट आपको ये भी बता दिया मैंने एनर्जी ऑफ गामा हो सकता है कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में जीरो हो, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा पार्टिकल नहीं बन रहा हो, सारी क्यू दोनों डॉटर न्यूक्लियर और अल्फा को मिल रही हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है गामा निकल रहा हो तो कम एनर्जी दोनों को मिल रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर अब, है ना? चलो, हाँ, और एक्साइटेड स्टेट्स की एनर्जी फिक्स होती है, इसलिए डिस्क्रीट अल्फा मिलते हैं 100% से। जो ये एनर्जी ऑफ गामा है ये डिस्क्रीट टाइप की है, ऐसा नहीं है कि हमेशा रैंडम टाइप के अल्फा रैंडम टाइप के गामा फोटोन मिल सकते हैं, कुछ डिस्क्रीट एनर्जीज के ही गामा फोटोन मिल सकते हैं, दैट्स व्हाई कुछ डिस्क्रीट एनर्जीज के यहाँ अल्फा पार्टिकल मिल सकते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए फिक्स होता है, बिल्कुल सही। हम इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि अल्फा की जो काइनेटिक एनर्जी थी या स्पीड थी वो देखकर बता भी सकते थे कि कौन सा न्यूक्लियस है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कि क्या क्या अल्फा की काइनेटिक एनर्जी आएगी, है ना। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस कि उससे कौन कौन से एनर्जी का अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। चलो, ठीक है। अब इस डिस्कशन के बाद एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपको मैं बोल दूं कि किसी अल्फा डी के प्रोसेस में 4 तरह के अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक चारों की एनर्जी अलग अलग है, सबकी एनर्जी मैंने बता दी, ठीक है। और मैं पूछ लूं कि इनमें से एक जो है वो सारी क्यू वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है और बाकी कम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है। मैं पूछूं कि क्या क्या टाइप के फोटोन प्रोड्यूस हो रहे होंगे, गामा फोटोन प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो आप मुझे बता सकते हो क्या? गामा फोटॉन्स की एनर्जी बता सकते हो क्या? है ना। मैं आपको अगर अल्फा पार्टिकल्स जो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं अल्फा डीके में उनकी काइनेटिक एनर्जी बता दूं तो आप मुझे गामा फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो ना। डिफरेंस जो होगा अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जितनी डिक्रीज हुई होगी एक मैक्सिमम एनर्जी का अल्फा पार्टिकल से बाकी की जितनी कम है वो कम कहाँ गई होगी, गामा फोटोन में गई होगी, ठीक है। चल, तो यस, है ना भाई, क्यू वैल्यू माइनस अल्फा की काइनेटिक एनर्जी जो भी कम हुई वो गई होगी गामा फोटोन में। और क्यू वैल्यू कैसे पता करेंगे? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा की दैट विल करस्पॉन्डिंग टू क्यू वैल्यू, है ना। गोपाल बोल रहा है इसका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, रिलेटेड मतलब गोपाल मतलब यही क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ बस यही आता है इस पे। और रिलेटेड अब इसको तुम मिक्स करके तो बड़ा तो कर ही सकते हो, फिर जितना बड़ा चाहो फिर तो कर सकते हो अगर इसमें 2-3 चीजें मिला दी तो, ठीक है। जैसे मैंने आपसे मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल्स को घुमवा दिया और रेडियसेस दे दी, तो मैं थोड़ा लंबा कर सकता हूँ क्वेश्चन। मैं बोल दूंगा कि अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स है उससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने पे इस रेडियस में चल रहा है, तो रेडियसेस से फिर आपसे एनर्जी कैलकुलेट कराऊं और फिर उससे फोटॉन्स की एनर्जी निकलवाऊं, तो थोड़ा लंबा कर सकता हूँ मैं, समझे। चलो, एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस थोड़ा अजीब लगता है, यशवर्धन ठीक है,
मतलब अजीब नहीं लगता है, नॉर्मल बात है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ओके, तो अल्फा डीके की सारी चीजें अब समझ में आ गई हमें। इस पे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं, सब क्लियर। अभी क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा, लिखिए क्वेश्चन अब। चलो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा डाटा अच्छा हो ऐसा कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा। चलो लिखो, a nuclei X, a nuclei X is going in alpha decay. A nuclei X is going in alpha decay. Is going in alpha decay. The the alpha particle produced. The alpha particle produced. The alpha particle produced has kinetic energy. The alpha particle produced has kinetic energy of 50 mega electron volt, 50 mega electron volt, 50 mega electron volt, and 48 mega electron volt. Has 50 mega electron volt and 48 mega electron volt. The mass number, the mass number of nuclei X, the mass number of nuclei X is 200. Mass number of nuclei X is 200. Mass number of nuclei X is 200. Find find wavelength of find wavelength of gamma photon, wavelength of gamma photon produced along with alpha decay. Find wavelength of gamma photon produced along with alpha decay. Also find also find also find binding energy per nucleon. Also find binding energy per nucleon, binding energy per nucleon of nuclei X. Also find binding energy per nucleon of nucleon X, of nucleus X if if binding energy per nucleon of daughter nuclei, binding energy per nucleon of daughter nuclei, binding energy per nucleon of daughter nuclei is 7 mega electron volt, is 7 mega electron volt. 7 को 7.5 कर लो, बहुत ज्यादा कम हो गया, 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। assume अल्फा हैज जीरो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। assume अल्फा की जीरो नहीं, अल्फा की भी दे देता हूं ना। अल्फा हैज 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। चलो, तो डॉटर न्यूक्लियस वाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैंने दे रखी है, वो है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अल्फा दे रखा है आपको मैंने, वो दे दिया 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, और आपको जो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी मैंने काइनेटिक एनर्जी दे दी है। आपको एक तो गामा फोटॉन की मैंने वेवलेंथ पूछ ली है, प्लस ये पूछ लिया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। करो ट्राई। फर्स्ट लाइन रिपीट कर दो। फर्स्ट लाइन क्या बोली थी मैंने? a daughter nuclei, a nuclei X is going into alpha decay. The alpha particle produced have kinetic energy of 50 mega electron volt and 48 mega electron volt. हाँ, दो टाइप की एनर्जी के अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं।
अल्फा पार्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी दो तरह की एनर्जी से, ऐसा दे दिया मैंने आपको। जो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी दो तरह की एनर्जी से। चलो कुछ मेरे पास आंसर आया है, देखते हैं सोहम, वेट। चलो सोहम का कुछ आंसर आया, बुरहानुद्दीन का आया। सोहम बहुत बड़ा आंसर है आपका यार, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है। बुरहानुद्दीन ठीक है, देखते हैं, शायद सही लग रहा है। प्रत्युष का भी सेम आ रहा है, वेरी गुड। देवेश का भी आ रहा है, कोई देवेश थोड़ा आपका आंसर बाकी से मैच नहीं कर रहा है। अच्छा आपका भी अलग है यार। अल्फा दो तरह के प्रोड्यूस हो रहे थे, आपको मैंने मास नंबर भी दे दिया था, डॉटर न्यूक्लियाई का 200 है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैंने मास नंबर दिया हुआ है, पेरेंट न्यूक्लियाई का दिया था, आई थिंक है ना, पेरेंट न्यूक्लियाई का दिया था मैंने, ठीक है, एक्स न्यूक्लियाई का दिया था। अब अल्फा की जो काइनेटिक एनर्जी दे दी है वो मैंने आपको दो तरह की दी ना, 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके देखकर आप बता सकते हो कि जो गामा फोटोन बनेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, बताओ गामा फोटोन की एनर्जी क्या होगी। सोहम बोल रहा है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोहम बस यहीं पर गलती कर दी, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगी। अरे इनका जो डिफरेंस होगा ना, काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा का डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस विल बी A-4 अपॉन ए टाइम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा। तो ए अपॉन A-4 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ गामा फोटोन वो यहां से दिख रहा है अपन को, ए अपॉन A-4 इंटू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फा आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मास नंबर दिया है, तो आपको मास नंबर दिया है मैंने, तो मैंने ए की वैल्यू दी है। मैं चाहता था कि आप है ना काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट की वैल्यू नहीं मानो, समझे, ये चीज समझ में आ गई। तो ये दो से थोड़ी ज्यादा है, ए अपॉन A-4 दो से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो 200 अपॉन 196 इंटू 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक, ये होगी एनर्जी ऑफ अल्फा, गामा फोटोन। अब एनर्जी ऑफ गामा फोटोन पता है ना, तो उसकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, दिस इज एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा एच सी 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन ये कर देना एनर्जी जो लिखी है, तो उसको डिवाइड में करोगे तो 196 ऊपर चले गया, 200 विल बी इन डिनोमिनेटर एंड 2 भी इन डिनोमिनेटर। यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10⁻6 आ जाएगा, तो 10⁻6 और एंगस्ट्रॉम था तो 10⁻16 हो रहा है टोटल ये, ठीक है। नीचे 10⁻6 आएगा ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 10⁻6 ऊपर और पहले से एंगस्ट्रॉम था, तो ये मीटर में आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेंगे, पिकोमीटर फेम्टोमीटर जो भी बन रहा है वो बना देंगे। चलो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब हो जाएगा ये। अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते क्या, हाँ ले तो सकते हो यार, मैंने मना थोड़ी करा अप्रोक्सीमेशन लेने का, लेकिन अप्रोक्सीमेशन हमेशा सबसे एंड में लेना चाहिए। तो मैं तो अभी आपसे मास नंबर क्यों दिया मैंने क्वेश्चन में आपको, मैं चाहता अप्रोक्सीमेशन ले लो तो मास नंबर देता ही नहीं, मास नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर, ठीक है।
तो थोड़ा आपको समझना चाहिए एग्जामिनर की भावनाओं को भी, कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है व्यक्ति उसकी क्या भावना है, वो थोड़ी समझना पड़ती है। तो अब इसका आंसर मिल जाएगा आपको वेवलेंथ का। अब अप्रोक्सीमेट देखे, अगर अंदाज से देखे क्या आ रहा है, तो 196 200 तुम अप्रोक्सीमेशन के लिए इनको काट पीट दो, बचेगा ये बाय 2, तो 6210, फिर 0 इधर भेज दो, 4 0, तो 6.21 ऐसा कुछ आ जाएगा, 6.21 पिकोमीटर है ना, 6.21 पिकोमीटर। तो कई बच्चों ने 6.21 पिकोमीटर दिया है, अप्रोक्सीमेटली सही है, पर उससे थोड़ा कम आंसर होगा। क्लियर? पहला पार्ट क्वेश्चन का क्लियर। पहले तो मैं आपसे गामा की वेवलेंथ पूछ रहा था, ये अच्छे से क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, और भी चीजें पूछिए आपसे। करो करो। मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है आपको प्रोडक्ट्स की, और पेरेंट न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ लिए। करिए। कुशागर बोल रहा है ये वाले का आंसर रिपीट कर दो, आंसर कैलकुलेट करो ना, इसमें क्या है, ये लिखा तुम्हारे सामने आंसर, कैलकुलेट कर लो बस जस्ट। ठीक है। सर मेरा अलग आया, दैट्स व्हाई। नहीं तो ये सामने लिखा है आपके, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या आ रहा है, ये वही आंसर है। और मैंने इसे पूरा कैलकुलेट करके आंसर दिया ही नहीं था, मैं अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा था। अगर आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करो, 196 200 को नियरली इक्वल ले लो, तो 6.2 पिकोमीटर कुछ आ रहा है, 6.2 पिकोमीटर आ रहा है अगर अप्रोक्सीमेट निकालो। एग्जैक्ट मैंने करा ही नहीं था, तो एग्जैक्ट आप पे छोड़ा है मैंने करने के लिए। सेकंड पार्ट करिए जल्दी से आप। 0.62 आ रहा है क्या, एक मिनट, 1 2 3, हाँ 0.62 आएगा यार, सॉरी 0.62 आएगा, बिल्कुल सही, 0.62 आएगा। अच्छा वो सेकंड का आंसर है क्या आपका ये? यस ओके, चलो चेक करते। बुराउद्दीन नहीं बेटा, बहुत छोटा आंसर है आपका, है ना, यूनिट्स की गड़बड़ कर रहे हो बुराउद्दीन आप। अब सेकंड पार्ट के लिए मैंने आपसे पूछा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर एक्स पूछ लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ लिए, वो कैसे निकालेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकाल सकते हैं, तो क्यू वैल्यू इज रिलेटेड विद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्यू वैल्यू से रिलेट कर सकते हैं। क्यू वैल्यू पहले तो ढूंढो, हमें अल्फा की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 50 दी थी, तो उससे उसकी क्यू वैल्यू ढूंढी जा सकती है, ये 50 है, तो क्यू वैल्यू हो जाएगी a अपॉन a माइनस 4 इंटू 50, है ना। मान लेंगे कि गामा प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो सारी एनर्जी क्यू वैल्यू अल्फा को करीब करीब क्यू वैल्यू अल्फा को मिल गई, तो क्यू वैल्यू होना चाहिए a विच इज 200 अपॉन a माइनस 4 196 इनटू द एनर्जी विच इज 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होनी चाहिए थी क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जीज के सम में, तो बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये डिफरेंस लेकर क्यू वैल्यू मिलती थी हमें, याद करो मैंने बताया था आपको ये। जब किसी अपन केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में जब आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी होती है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, उल्टा करना पड़ता है। वैसे यहाँ पर भी है, अपन क्यू वैल्यू निकालने के लिए मास जब लेते हैं, तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं। जब क्यू वैल्यू निकालना हो और एनर्जी दे रखी हो अपन को बाइंडिंग एनर्जीज, तो उल्टा करना पड़ता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कैसे आएगी, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी थी आपको मैंने, अल्फा की दी थी 6, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी 4 इंटू 6, क्योंकि इसमें 4 न्यूक्लियन होते हैं, 4 इंटू 6। डॉटर न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी
इसका जो मास नंबर y का था 196 था, 196 इंटू 7.5, तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी हो गई 196 इंटू 7.5 प्लस अल्फा की हो गई 4 इंटू 6 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब डॉटर पेरेंट न्यूक्लियर X, ये Q वैल्यू होना चाहिए which was coming out to be 200 upon 196 into 50, सब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब आपको X की बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करके मिल जाएगी, उसको X के न्यूक्लियस के मास नंबर से डिवाइड कर दो, 200 से डिवाइड कर दो, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी उसकी। यहाँ से आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X, वो आ जाएगा 196 इंटू 7.5 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 200 अपॉन 196 इंटू 50, ये आ गया। मैंने आपसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछी है, तो इसको 200 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। चलो, गगन ने बोल रहा है 4 इंटू 6 नहीं आया, अरे ये इसका पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी थी हीलियम की, और हीलियम में चार न्यूक्लियन होते ना, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब 4 न्यूक्लियन होते, तो टोटल जो उसका मास नंबर है 4, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको बाइंडिंग एनर्जी के लिए। देखो सब समझ में आ रहा है क्या क्या करा हमने? रोदिन बोल रहा है क्यू में मैक्सिमम 50 है, बोला ही नहीं है, तो यार एक आध अल्फा क्यू वैल्यू का भी तो आना चाहिए ना, लगभग क्यू वैल्यू अल्फा को मिले, फोटोन ना निकले, ऐसा भी तो होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो अल्फा की एनर्जी है वो क्यू वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही होना चाहिए बेटा, वो अपन मान लेंगे। यशवर्धन है ना भाई, 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली अल्फा की एनर्जी कम क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें फोटोन भी निकल रहा होगा। और 50 वाली क्यों आ रही होगी, ज्यादा वाली क्यों है वो? क्योंकि उसमें फोटोन नहीं निकला होगा, तो कम वाली क्यों लूं मैं? समझे? एक्चुअली क्यू वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहती है, वो तो कभी गामा फोटोन मिल जाता है तो अल्फा को कम एनर्जी मिलती है, गामा फोटोन नहीं मिला तो अल्फा को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, रचित बोल रहा है ये कहा दिया कि 50 वाले में फोटोन नहीं निकला, तो हमें रिएक्शन में दो ही अल्फा क्यों दिए? हमें रिएक्शन में दो ही अल्फा क्यों दिए? अल्फा की जो काइनेटिक एनर्जी है क्वेश्चन में सारी जितनी प्रोड्यूस हो रही सभी दी होगी ना। जब क्वेश्चन में मैंने लिखाया कि रिएक्शन प्रोड्यूसेस अल्फा ऑफ 2 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो दो ही प्रोड्यूस हो रहे होंगे ना? बोलो, ऐसा तो होगा ही ना कि ऐसा प्रोसेस हो जिसमें फोटोन इमिट ही नहीं हुआ, गामा फोटोन नहीं बना हो, तो सारी की वैल्यू लगभग लगभग सारी क्यू अल्फा लेके जाएगा। समझे बात? ओके, चलो, तो जब अल्फा डी के प्रोसेस होती है तो अल्फा सारी क्यू वैल्यू लेके जाए, लगभग सारी क्यू वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन a-4/4 टाइम क्यू लेके जाए, ये तो होता ही है। अगर गामा फोटोन निकला तो कम भी लेके जाएगा, गामा फोटोन नहीं निकला तो q इंटू a-4/a, ये एनर्जी जीरो भी हो सकती है, गामा फोटोन हमेशा नहीं निकलता, तो दिस में भी जीरो, और जो भी गामा फोटोन पॉसिबल होंगे निकलना वो एनर्जी यहाँ लिखेंगे। हो सकता है कि गामा फोटोन नहीं निकले तो अल्फा की एनर्जी a-4/a इंटू क्यू आ जाए। इज दिस क्लियर? अब सब चीज क्लियर? और सोम बोल रहा है हो सकता है सारे डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड हो, तो हम अगेन वही बात, मॉडर्न फिजिक्स में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें जो होता है वो देखना है, हमें ये नहीं सोचना है कि ऐसा होगा, यही हो सकता है, तो हम, है ना? चलो, तो मेरे पास एक डाउट आया था कि ऐसा भी हो सकता है कि हर बार अल्फा के साथ गामा फोटोन निकले, हो तो बहुत कुछ सकता है, हो क्या रहा है वो देखना है अपन को हमेशा, है ना? हमें हो क्या रहा है फाइनली वो ऑब्जर्व करना है, हमें ये नहीं सोचना कि ये हो सकता है वो हो सकता है, अपन मॉडर्न में ऐसा नहीं करेंगे, सभी बच्चों को ध्यान रखना है। चलो, तो ये अपन ने एक क्वेश्चन देखा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा और कैलकुलेटिव बना सकता था, मैं और कैलकुलेटिव बना सकता था। कैसे? ये मैंने अज्यूम करा कि एक्स से जो दो न्यूक्लियस बने, ये दोनों जो न्यूक्लियाई बने, ये एक्स पहले रेस्ट पे था और ये दोनों फिर रेस्ट पे था, तो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम से एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, है ना? मुझे तब बनाना होता क्वेश्चन तो एक्स को भी मूवेबल दे देता मैं, एक न्यूक्लियस चलता चलता अपने आप ही दो में टूट गया और फिर वो दोनों एंगल पे चले गए, ऐसा करवा सकता हूँ ना, है ना? चलो, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आ जाएंगे।
करना क्या रहेगा भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। बिल्कुल सही, बेसिक से करना पड़ेगा, सो हम 100% बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मोमेंटम कंजर्वेशन और न्यूक्लियर फिजिक्स का एनर्जी कंजर्वेशन बोल दो, हाँ बिल्कुल सही। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक, अब अपन अभी नहीं देख रहे, बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा वैसा क्वेश्चन, पर वैसे बन सकते हैं। क्लियर, ओके। अल्फा डीके का बहुत समय दे दिया है अपन ने, अल्फा डीके को कंप्लीट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन, चलो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड बीटा डीके। अब समझते हैं बीटा डीके। एक बार सारे अपन डीके प्रोसेस देख लें, फिर क्वेश्चन और देख लेंगे भले। So let's move towards बीटा डीके। बीटा डीके दो तरह के होते हैं, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। तो बीटा प्लस को नॉर्मली स्पेशल लिखा जाएगा कि बीटा प्लस डीके की बात करें। हम नॉर्मली बीटा डीके जब सिर्फ बीटा डीके वर्ड यूज करते हैं तो हमारा नॉर्मल मतलब रहता है बीटा माइनस डीके का। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि बीटा डीके हमेशा दो टाइप के होते हैं। बीटा माइनस डीके क्या होता है, अगर कोई पेरेंट न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर मान लो Z, मास नंबर A है, अपने आप ही किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर का एक न्यूट्रॉन, इसके अंदर का एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, प्लस उसने इलेक्ट्रॉन इमिट करा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, मास लगभग 0। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, और प्रोटॉन बनने से यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो मास नंबर में चेंज नहीं हुआ, और ये जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बीटा डीके। इस प्रोसेस को बोलते हैं बीटा डीके। बीटा डीके में होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात समझ में आ रही, व्हाट इज बीटा डीके? बीटा डीके में, बीटा माइनस डीके में न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और वो जो इलेक्ट्रॉन है बाहर आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना चाह रहा है न्यूक्लियस, ऐसा क्यों करना चाह रहा है? इससे n/z रेशियो जो होता है वो एडजस्ट हो जाता है, n/z रेशियो एडजस्ट हो जाता है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? ठीक है, सो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो सकता है कि आपने अल्फा डीके वगैरह जो भी कराया, जो आपने कई बार न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई, न्यूक्लियर रिएक्शन कराई, एक न्यूक्लियस पे दूसरे न्यूक्लियस की बम्बार्डमेंट करा दिया, कुछ कर दिया जिससे ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो गया जो स्टेबिलिटी का रीजन से बाहर था, उसको n/z रेशियो को एडजस्ट करना है। तो n/z रेशियो एडजस्ट करने के लिए प्रोसेस हो सकती है। ठीक है ना? गगनदीप, वेट वेट, हाँ गगनदीप बात करेंगे अपन। ठीक है, तो जनरली बीटा माइनस डीके से होता क्या है, अपना जो n/z रेशियो का स्टेबिलिटी वाला जो रीजन था, उस स्टेबिलिटी वाले रीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा थे, प्रोटॉन कम थे, तो n/z रेशियो एडजस्ट हो जाता है, ऐसा शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ होता है वो न्यूक्लियस जिसका n/z रेशियो ज्यादा है, तो n/z रेशियो कम हो जाता है बीटा माइनस डीके में। बोलो, ये समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब जब अपन ने पिछली बार बात करी तो अल्फा का एक्चुअली मास बहुत कम था कंपेयर टू डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर, यही जो ऐसी कुछ रिएक्शन लिखी थी, डॉटर न्यूक्लियस प्लस मैंने अल्फा प्रोड्यूस कराया था, अल्फा का मास बहुत कम होने से ऑलमोस्ट सारी क्यू वैल्यू अल्फा ले गया था, ऑलमोस्ट सारी। याद आ रहा है? मास के इनवर्स रेशो में एनर्जी बढ़ रही थी। पिछली बार मोमेंटम इक्वल था तो मोमेंटम √2m के ही करोगे तो मास के इनवर्स रेशो में एनर्जी बढ़ रही थी। तो यहाँ पर भी जो क्यू वैल्यू प्रोड्यूस होती है, जो भी यहाँ सिस्टम में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो भी इन दोनों को बटेगी। अगर मैं मान लो कि पहले रेस्ट पे था तो दोनों को बटेगी। ठीक है, लेट x was at rest, तो जो भी क्यू वैल्यू होगी ना दोनों को बटेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है।
है, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं, ई माइनस लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, ई माइनस। ठीक है, अब ये तो बहुत कम मास का पार्टिकल, तो पिछली बार तो मैं लगभग शब्द भी लगा रहा था, तो मैं ये बोल दूंगा ना कि सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही ले जाएगा, इसको तो बिल्कुल तुच्छ से एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी ले जाएगा, ऐसे बोलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें जो इलेक्ट्रॉन से मिलना चाहिए उनकी एनर्जी के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी, बोलो। वेरी हाई एनर्जी होना, एनर्जी तो वही होगी जो क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू के बराबर एनर्जी होना चाहिए। क्या हमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी के मिलना चाहिए, कि सारे ही इलेक्ट्रॉन लगभग क्यू वैल्यू के मिलना चाहिए, है ना, सब सेम के मिलना चाहिए। गगन जी बोल रहा है टाइप के क्यों बेटा, गगन जी टाइप के क्यों, सेम बोला, अच्छा। अच्छा गोपाल बोल रहा है, सॉरी गोपाल बोल रहा है टाइप्स के, गोपाल ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा। भाई अगर गामा फोटोन भी बना तो दो तीन टाइप्स के बन रहे होंगे शायद, ऐसा बोल रहे होंगे आप, है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन याद करो, मैंने तो तुम्हें पिछली क्लास में बताया है कि जो बीटा डीके होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किस टाइप की होती है, बताया था क्या, है ना, ऑल पॉसिबल बनते हैं, है ना, बताया था मैंने। तो क्यों ऐसा क्यों, अब वो सोचो भैया ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, हमारे हिसाब से तो सारी ही क्यू वैल्यू इलेक्ट्रॉन को मिल जाना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जितना रिएक्शन की क्यू वैल्यू उतना होना चाहिए। अगर फोटोन वोटोन बना भी तो भाई जैसे अल्फा दो तीन टाइप की काइनेटिक एनर्जी के मिलते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स तीन चार टाइप की काइनेटिक एनर्जी के मिल सकते हैं। लेकिन हमने तो ये देखा था पिछली क्लास में, समझा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं ना बीटा डीके में, वो तो एक रेंज ऑफ एनर्जी में लाया करते हैं, जीरो से लेकर मैक्सिमम रेंज तक की हर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है, वहां कुछ डिस्क्रीट स्प्लिट नहीं होता, वहां तो सब टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाँ, कोलिजन का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा यहाँ पर, हमने तो ये जो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर प्रोसेस देख रहे हैं, बहुत हाई एनर्जी है, कोलिजन से भी ऐसा कुछ नहीं होगा, दिस इज नॉट ड्यू टू कोलिजन। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, एक्साइटेड स्टेट ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, नहीं उससे ये एक्साइटेड स्टेट में भी जनरेट हो जाए तो भी दो तीन टाइप की काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए ना, जैसे अल्फा की आती थी, सब तरह की एनर्जी क्यों पॉसिबल है। इसका करेक्ट रीजन एक्चुअली हमें और भी कुछ प्रॉब्लम थी यहाँ पर, उन सब प्रॉब्लम्स को भी देखकर और चीज समझ में आई कि यहाँ पर एक पार्टिकल और प्रोड्यूस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पर एक पार्टिकल और प्रोड्यूस होना चाहिए, उस पार्टिकल को अपने नाम दिया एंटी न्यूट्रिनो, उस एंटी न्यूट्रिनो को अपन यहाँ भी शो कर सकते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। जब भी ये रिएक्शन होती है, जब भी एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो बनता है। इस रिएक्शन में अब क्या हुआ हमारे पास, ये जो न्यूट्रॉन है इसकी स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस हाफ होती है, इनकी भी प्लस माइनस हाफ होती है, तो स्पिन क्वांटम नंबर अब बैलेंस हो गई, स्पिन क्वांटम नंबर बैलेंस हो गई, पहले तो बैलेंस भी नहीं हो रही थी, पहले तो बैलेंस भी नहीं हो रही थी। ठीक है, और जो एंटी न्यूट्रिनो है इसका कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं इस पे, ये चार्जलेस और मासलेस, लगभग लगभग जीरो मास का पार्टिकल है, मासलेस एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहिए, लगभग जीरो मास का पार्टिकल है। ठीक है, तो ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है, एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो ये सब डिटेक्ट ही नहीं हो पाए, और ये बहुत हल्का पार्टिकल है। अब ये दोनों मिलकर एनर्जी बांटते हैं, तो दोनों ही लाइट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये दोनों मिलकर जब एनर्जी बांटते हैं तो किसी भी रेशो में बांट सकते हैं, किसी भी रेशो में बांट सकते हैं, इसलिए आपको जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो सब तरह की एनर्जीज के मिलते हैं। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। अब एक्चुअली हमारे पास जो प्रोडक्शन हुआ, जो हमारे पास प्रोडक्ट बने उसमें एक पार्टिकल और था, तो जो एनर्जी जाना चाहिए वो तीन पार्टिकल में डिवाइड होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए तीन में मोमेंटम कंजर्वेशन कराना तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इन दोनों को तरह तरह का अपन डायरेक्शन में भेज के तरह तरह का सिचुएशन करा सकते क्रिएट, तो ये दोनों मिलकर तरह तरह के एनर्जीज लेके जा सकते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन जीरो से मैक्सिमम एनर्जी तक लेके जा सकता है, एंटी न्यूट्रिनो भी जीरो से मैक्सिमम एनर्जी तक ले जा सकता है, दैट्स व्हाई हमको सब तरह के एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वहां पर। चलो, तो हम बोल रहा है यहाँ पर एक्साइटेड होकर भी न्यूक्लियस कुछ खास नहीं कर पाएगा, इतनी कम
काइनेटिक एनर्जी होगी न्यूक्लियस की। नहीं नहीं, वो काइनेटिक एनर्जी एक्साइटेशन में थोड़ी जाती है, गलत चीज सोच रहे हो आप। वो वाली प्रॉब्लम नहीं है कि न्यूक्लियस एक्साइट नहीं हो सकता है यहाँ पर भी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में बन सकता है, वो तो अभी भी पॉसिबल है। यहाँ पर भी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में बन सकता है। तो स्टार जैसा कुछ लगा के मैं बता रहा हूँ न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में बन गया, तो वापस जब ग्राउंड स्टेट में आया तो इसने भी फोटोन निकाला। पर प्रॉब्लम ये जो फोटॉन बनते हैं वो तो कुछ सर्टन टाइप्स की एनर्जीज के बनते ना, ऐसा थोड़ी होता कि जीरो से लेकर मैक्सिमम तक सारी ही एनर्जी के फोटोन बनते, ऐसा थोड़ी होता। कुछ सर्टन टाइप की एनर्जीज के बनते। तो अगर ये कुछ सर्टन टाइप की एनर्जी थी फोटोन की, तो इलेक्ट्रॉन की सर्टन टाइप की एनर्जी होना चाहिए थी, बट दैट वाज नॉट द केस। तो एक्सप्लेनेशन ये होता है कि यहाँ पर एक पार्टिकल और है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, चलो रशीद बोल रहा है पर न्यूट्रिनो का मास तो इलेक्ट्रॉन से भी बहुत ज्यादा कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास रिलेटिवली बहुत कम एनर्जी होना चाहिए। बेटा यहाँ पर है ना लीनियर डायरेक्शन में मोशन हो ये भी जरूरी ना, 3 पार्टिकल है तो एंगल पे मोशन करके बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, समझे रचित, है ना। चलो हाँ, अब मेरे पास एक डाउट आया, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में क्या डिफरेंस है। दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है, दोनों मिलाओ तो जीरो हो जाता है, दोनों मिलाओ तो जीरो हो जाता है, जैसे एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है। जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो एंटी न्यूट्रिनो बनता है, अब बीटा प्लस डीके में न्यूट्रिनो बनता है, बीटा प्लस डीके में न्यूट्रिनो बनता है। क्या जीरो हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं तो खत्म, दोनों पार्टिकल खत्म, दोनों पार्टिकल मिल गए, दोनों पार्टिकल गायब हो गए, प्योर एनर्जी बन जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर खत्म हो जाते हैं और प्योर एनर्जी बन जाती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर फोटॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझे। तो दोनों मिलकर एक दूसरे को खत्म, मैटर एंटी मैटर, हाँ ठीक है। चलो तो बीटा माइनस डीके में सारी चीजें क्लियर, जो अपन को समझना थी। न्यूट्रिनो सच में है या एनर्जी, सच में है या एनर्जी कहा गई, ये एक्सप्लेनेशन के लिए न्यूट्रिनो इमेजिन क्या, नहीं न्यूट्रिनो सच में, जितना मुझे याद है कि न्यूट्रिनो तो डिस्कवर भी डिटेक्ट भी हुए हैं। अंशुल बोल रहा है क्यू के एक्सप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी न्यू बार भी न जाएगी, एंटी न्यूट्रिनो हाँ इसमें भी जाएगी, सही बात है। ये अब 3 पार्टिकल को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर कुछ एंटी न्यूट्रिनो को भी मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। एंटी न्यूट्रिनो कहाँ जनरेट होते हैं, यहाँ जनरेट हो रहे हैं एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन जब ब्रेक होता है तो एंटी न्यूट्रिनो बनता है। ठीक, अच्छा बता रहा है बैरियोनिक स्पिन कंजर्वेशन के लिए ऐड किया था पर अब इज डिटेक्टेड बाय ग्रेविटी लैब, बिल्कुल सही। अब क्लियर, इतनी चीजें समझ में आ गई। हमारे कोर्स में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा, हमें बस याद रखना है न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम बीटा माइनस बीटा प्लस डीके को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं, और ये पार्टिकल अब डिटेक्ट हो चुके हैं, है ना, ये हमें याद रखना है बस। अब आगे बढ़े, चलो तो बीटा माइनस डीके में बस इतनी चीज थी, बाकी इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे और आ सकते हैं। तो क्योंकि एक पार्टिकल और है यहाँ पर, तो अब मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन तो कई टाइप के बन सकते हैं, तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं जब तक किसी एक के बारे में कुछ बता नहीं दिया जाए। तो ऐसा किसी एक के बारे में कुछ बताकर फिर पूछ सकते हैं आपसे कुछ भी, जब एक के बारे में कुछ बता देंगे तो क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन अगला एक छोटी चीज और यहाँ पर बच रही है, मेरे को याद आ रहा है, हाँ जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं ये एनर्जी तो लेके जाते हैं, लेकिन इनकी जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और जितने भी एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होंगे, तो बताओ ज्यादा टाइम ज्यादा एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो ले जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस हो सकते हैं जिनके पास लगभग सारी क्यू वैल्यू हो, ऐसे एंटी न्यूट्रिनो भी बन सकते हैं जिसमें सारी क्यू वैल्यू हो। ये रिएक्शन अपन कई बार कराए, तो मल्टीपल टाइप्स के अपन को इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो दिख रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, एंटी न्यूट्रिनो के पास होगी, है ना, बिल्कुल सही। तो एंटी न्यूट्रिनोज का ज्यादा एनर्जी होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम काइनेटिक एनर्जी के दिखेंगे। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर एनर्जी
तो हम देखें जितनी बार भी बीटा डीके होता है तो मैं अगर ग्राफ बनाऊं, काइनेटिक एनर्जी वो 0 से लेके एक मैक्सिमम तक क्यू वैल्यू तक दिखाएंगे, और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, शुरू में इसकी ज्यादा पीक होगी और बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ये ग्राफ सिमेट्री जैसा नहीं दिखाएंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स, कम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये सिर्फ जेईई मेंस के लिए बता रहा हूँ, जेईई मेंस में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका था, तो इसलिए अपन ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो एक रेंज में आती है, बट वो तो रैंडमली कुछ भी हो सकती है ना। हाँ वही तो बात कर रहे हैं अपन बुराउद्दीन, उस रेंज में कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस रेंज में मुझे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के कम इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, कम एनर्जी के ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, चलो मतलब हम बहुत सारे एक्स न्यूक्लियाई को लेके बैठ गए, जो जो डॉटर न्यूक्लियाई और जो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी निकालते बैठ जाओ, उनकी एनर्जी देखने बैठ जाओ। तो उनकी एनर्जी जब अपन ऑब्जर्व करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस देयर एनर्जी का अपन ग्राफ बनाओ, तो कुछ ऐसा बनेगा कि लो एनर्जीज के इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा और हाई एनर्जीज के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम। चलो तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन एक बार आ गया था पर इसलिए हमको जरूरी है, बाकी तो ऐसा कुछ इस पर जेईई एडवांस में तो कुछ नहीं बनता है। बीटा प्लस डीके पे आ जाते हैं अपन अब। चलो व्हाट इज बीटा प्लस डीके? तो इसी की जैसी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। डॉटर न्यूक्लियर बनता है, अब के बाद एक प्रोटॉन कम हो जाता है और अंदर से एक पॉजिट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है। इस बार न्यूट्रिनो बनता है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्लस पॉजिट्रॉन बनता है जो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, प्लस न्यूट्रिनो बनता है। ठीक है, आप याद रख सकते हो, जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो एंटी न्यूट्रिनो बनेगा, जब न्यूट्रॉन बनता है तो साथ में न्यूट्रिनो बनता है, ऐसा याद रख सकते हो। यहाँ पर भी जो पॉजिट्रॉन बनते हैं उनकी रैंडम बहुत सारे टाइप की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। बाय इसमें ना प्रोटॉन देखो, जो लाइट पार्टिकल होता है वो हेवी मास के पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। याद करो, आपको बताया था कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से लगभग लगभग 2.5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ज्यादा होता है। इनके मासेस का डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के मास का करीब करीब 2.5 गुना होता है। तो न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है, वो उनका मासेस ज्यादा है। तो ये रिएक्शन है ना एक्चुअली बिना एनर्जी दिए हो नहीं पाती है। प्रोटॉन कुछ एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है तो एनर्जी को मास में कन्वर्ट करके रिएक्शन हो पाती है। समझे? है ना, एक अकेला प्रोटॉन ऐसा कन्वर्ट हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, वो अब्सॉर्ब करता है एनर्जी। तो कुछ न्यूक्लियस जिसमें अनस्टेबिलिटी है और वो जनरेट होगा इस रीजन में, वो इस रीजन में जनरेट होगा, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उनका जेड का नंबर बढ़ाना चाहते, जेड का नंबर कम करना चाहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ाना चाहते हैं। तो यहां से यहां आने के लिए बीटा प्लस भी हो सकता है। ठीक है, हाँ लेस फिजिबल बोल सकते हैं, हमें बहुत कम दिखती है, बट रेडियोएक्टिव डीके तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होता है, स्टार्टिंग में लिखा था। हाँ तो ये अपने आप ही होता है, हम नहीं करवा रहे, अपने आप ही होता है। ऐसे कम न्यूक्लियस दिखे जिसमें ऐसा हो रहा है, पर अपने आप ही हो रहा है, हमको नहीं कराना पड़ता है। ठीक है, सो डिटेक्ट कम हुआ पर होता है, अपने आप ही होता है। अपने आप ही कोई न्यूक्लियर एक्स है जो किसी वजह से एनर्जी अब्सॉर्ब, उसके अंदर से एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसके अंदर का एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पॉजिट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बीटा प्लस डीके। क्लियर? ये बीटा प्लस का भी स्पिन होता है, यस। ओके, जब मैंने बात करी बीटा प्लस डीके की, अब बात करते हैं के कैप्चर। ये कैप्चर इज ऑल्सो वेरी रेयर प्रोसेस, ये भी बहुत रेयर प्रोसेस है, एंड दिस इज नॉट अ प्योर न्यूक्लियर प्रोसेस, ये तो प्योर न्यूक्लियर प्रोसेस भी नहीं है। किसी न्यूक्लियस के आसपास, किसी न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते रहते हैं, और के शेल के रिवॉल्व, के शेल के इलेक्ट्रॉन सबसे पास में होते हैं। तो न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी की वजह से के शेल के किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल,
गिव राइज टू अनदर न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर 1 से कम हो गया, मास नंबर वही रह गया, प्लस न्यूट्रिनो बन जाता है, क्यू वैल्यू रिएक्शन की रिलीज हो जाती है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन के शेल का इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर लेता है, इट कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो देख के ऐसा लग रहा है कि बीटा प्लस डीके और के कैप्चर एक जैसी प्रोसेस है, बस यहाँ पर जो उधर पॉजिट्रॉन था वो इधर आके इलेक्ट्रॉन बन गया, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी रेयर प्रोसेस के कैप्चर, इसलिए शुरू में तो पता ही नहीं चला था हमको इसके बारे में, और ये भी स्पॉन्टेनियस है। चलो, तो हमने बहुत बढ़िया चीज बोली, न्यूक्लियस इज लाइक चाइना, चाइना के जैसा है कि दूसरे आसपास की जमीन हड़प लो, ऐसा कुछ कर रहा है न्यूक्लियस। हाँ ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं यार, ये विस्तारवादी नीति है न्यूक्लियस की, चाइना टाइप। ठीक है चलो बढ़िया। तो के कैप्चर के अलावा मैंने तो कुछ किताबों में एल कैप्चर के बारे में भी सुना है, एल कैप्चर के बारे में पढ़ा था, बट हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम बस के कैप्चर पे ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा, के कैप्चर के बाद के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई, तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, एनर्जी लेवल्स में भी चेंज होगा, तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो एक्सरे भी प्रोड्यूस होती है यहाँ पर। आफ्टर के कैप्चर एक्सरे ऑल्सो प्रोड्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी क्रिएट हो गई है लोअर ऑर्बिट्स में, तो हायर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करके आते हैं, तो एक्सरे भी प्रोड्यूस होती है। ठीक, चलो फोटॉन्स, हाँ वही एक्सरे वाले फोटॉन प्रोड्यूस होंगे गगनदीप। तो के कैप्चर सबको क्लियर? ओके, एंड लास्ट न्यूक्लियर प्रोसेस इज गामा डीके। गामा डीके में क्या होता है, हर न्यूक्लियर रिएक्शन में जो डॉटर न्यूक्लियर प्रोड्यूस हो रहा है, अल्फा डीके बीटा दोनों टाइप के डीके, के कैप्चर, सभी में जो डॉटर न्यूक्लियर होता है वो एक्साइटेड स्टेट में बन सकता है। जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो गामा फोटोन निकलता है, दिस इज कॉल्ड गामा डीके। न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, when daughter nuclei is produced it may be formed in the excited state, when it comes down to ground state or lower energy state it releases a photon which has the energy of mega electron volt order, so that photons are called gamma ray photon। तो गामा डीके कभी भी अपने आप नहीं होता है ना, वो हमेशा अल्फा बीटा टाइप के जो डीके हो रहे, के कैप्चर जो हो रहा है उसके बाद होगा, समझे? गामा डीके क्लियर? चलो, तो लास्ट में गामा डीके के बारे में लिख लीजिए आप, गामा डीके लिख लीजिए, है ना, न्यूक्लियस when daughter nuclei is formed in nuclear reaction or radioactive process, then it may be formed in excited state. When daughter nuclei is formed in nuclear reaction or radioactive process, it may be formed in excited state, it may be formed in excited state। When it comes to lower energy state, when it comes to lower energy state it releases photon, when it comes to lower energy state it releases photons of energy of order mega electron volt, of energy of order mega electron। लिखो फिर से, in radioactive process and nuclear reaction the daughter nuclei produced may be produced in excited state, the daughter nuclei produced may be produced in excited state in nuclear reactions, and in radioactive processes the daughter nuclei produced may be produced in excited state। When it comes to lower energy state or ground state it produces a photon of mega electron volt energy, high energy। चलो, सोम बोल रहा है के कैप्चर में एक्सरे रिलीज इज गामा डीके, नहीं बेटा, के कैप्चर में एक्सरे जो इमिट होती है वो एक्सरे की एनर्जी तो कम होती है ना, गामा डीके तो गामा तो बोलती ही कब है जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, है ना, तो यहाँ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का गामा एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होता है, और ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ये अगर हाई एनर्जी स्टेट में जनरेट हो गया तो गामा डीके होगा। चलो, बुराउद्दीन बोल रहा है सिर्फ गामा रेज ही क्यों मिलती है, दूसरी क्यों नहीं?
ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है बुरहाउद्दीन, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब इस क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि आप कुछ गलत दिमाग में इंटरप्रिटेशन करके बैठे हो। थोड़ा एक्सप्लेन करो यार, क्या बोलना चाह रहे हो? आप मेरे से बोल रहे हो सिर्फ गामा रेज ही क्यों मिलती है, दूसरी क्यों नहीं? तो ये क्वेश्चन का पूरा पूरा मतलब क्या है आपका? सर हाँ बोलो। सर तो जब एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग एनर्जीज निकल सकती है, तो उसके हिसाब से अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट मिल सकती है ना अपने को। तो जो भी तो डी एक्साइटेशन का एनर्जी गैप होगा उसी का होगा ना, अपने कुछ भी थोड़ी हो जाएगा भाई, जो हाँ सर, एनर्जी। मतलब अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स अलग अलग हो सकती है ना। बिल्कुल सही हो सकती है। तो जो एक्साइट, जो भी इन एनर्जी लेवल्स का एनर्जी के फोटोन निकलेंगे ना। हाँ सर। हाँ, तो वो एनर्जीज जो आ रही है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैप में आ रही है। एनर्जी गैप जो आ रही है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैप में आ रही है, तो उतनी ही एनर्जीज के फोटोन बनेंगे। हाँ सर, वो मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आएंगी तो फिर उसी के फोटोन बनेंगे। बिल्कुल सही है ना। ओके सर, क्लियर है। तो आप क्या सोच रहे थे? नहीं आपको सर, लग रहा मुझे लगा कि दो मेगा चीजें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना जरूरी नहीं है, मतलब कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है कुछ। ये क्यों सोचा आपने? ये क्यों सोचा? सर मतलब ये तो एक जनरल थॉट था कि कम ज्यादा भी एनर्जी तो हो सकती है। अब मुझे डाटा का अपन को आइडिया नहीं है ना कि मॉडर्न मेगा फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में हम अपने मन से नहीं देखते कुछ भी। हमें जो दिख रहा है वो समझना है, फिर उसे एक्सप्लेन करना है। ओके सर। है ना, हमें क्या दिख रहा है वो समझना है, फिर उसे हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी थोड़ी सोचेंगे अपन, है ना। चलो ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो, मॉडर्न फिजिक्स में आपको ऐसा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, ये कभी नहीं करना है। ठीक, क्या हो रहा है वो सीखना है पहले हमेशा। चलो, तो पांचों टाइप के रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस अपन ने समझ लिए, अल्फा डीके बीटा के दोनों तरह के डीके, क्या कैप्चर और गामा डीके, है ना। अब अपन ने रेडियो एक्टिविटी का जो बेसिक चीजें है वो सब देख ली है। इन पे बेस्ड अब अगला बिगनर बॉक्स पूरा हो जाएगा आपका, नेक्स्ट बिगनर बॉक्स पूरा हो जाएगा। तो आपका होमवर्क है, आप ये बिगिनर बॉक्स 7 पूरा कर सकते हो, इसके पहले के क्वेश्चन भी करना। इसमें कुछ बाइंडिंग एनर्जीज वगैरह के भी क्वेश्चन है, तो सब आप कर सकते हो, ये सब अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो BB7 पूरा करके लाओ। उसके नेक्स्ट क्लास में अब अपन जो भी अगली क्लास रेडियो डीके पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो न्यूक्लियर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अपन ने जो कैपेसिटर्स में पढ़ा था ना कि कैपेसिटी डिस्चार्जिंग कैसे होती है, वही वाली इक्वेशन फिर से बनेगी। ठीक है। ईशान बोल रहा है मॉडर्न की और कितनी क्लास? 2 क्लास करीब लगती है यार रेडियो एक्टिविटी के डीके प्रोसेस की। मतलब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहा हूँ, एंड का जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजिक्स को तो धीरे धीरे कर रहे हैं अपन। अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होता तो अपन थोड़ा तेज कर पाते। चलो क्लियर। उसके बाद सेमीकंडक्टर नहीं, इसके बाद हम सोच रहे पहले ऑप्टिक्स ही कर ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पढ़ा हुआ तो है ऑप्टिक्स एडवांस बैच में, लेकिन कई बच्चों ने बोला कि याद नहीं अब उनको, है ना। तो अपन ऑप्टिक्स ही पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। नहीं है सर याद, हाँ थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो सब याद हो जाएगा। हाँ वही तो अपन ऑप्टिक्स ही करेंगे इसके बाद। सर नहीं है ना, मेरे हिसाब से तो कंपल्शन रखना चाहिए। मुझे लगता है कंपल्शन रखना चाहिए, क्योंकि देखो अपनी मर्जी से तो कोई पढ़ाई करता है नहीं, पढ़ाई करना किसी को पसंद इतना आता नहीं है। तो अगर क्लास में बैठो, क्लास में चीजें समझ लो, क्वेश्चन यही कर लो, अगर आपको करा हुआ है तो रिवाइज कर लो, बिगिनर बॉक्सेस फिर से कर लो, अगर नहीं करे बिगिनर बॉक्स में रेसेस सेंड करूंगा वो कर लेना, क्वेश्चन बैंक वगैरह कर लेना, सारी चीजें एक्स्ट्रा जो मटेरियल रहेगा वो कर लेना, ठीक है ना। तो अपन ऑप्टिक्स करेंगे इसके बाद, और स्टार्टिंग से सब कुछ करेंगे। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।